8.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60। ये सारे में देख देख करके मान लिखना है आपको। sin 60 का मान क्या होता है √3/2। cos 30 का मान क्या होता है, सेम है, sin 60 का मान है जो cos 30 का है √3/2 और sin 30 का मान क्या है 1/2। cos 60 का मान क्या है 1/2। मैं कह रहा हूँ कि ये प्रश्नावली जो है आपको सारणी अगर आपकी कंप्लीट हो गई 8.2 पूरी कंप्लीट, ठीक है ना। सारणी में देख देकर मान रखना है। √3 को √3 से गुणा किया, सॉरी 3, 2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस 1 को 1 से गुणा किया 2 को 2 से गुणा किया। तुम ले लो जैसा तो हमारे पहले भी सवाल आ चुका है। 3 और 1 4, 4/4 भाग दे तो 1 बराबर है, ठीक है। ये हो गया पहला। साथ में और देख लो। तो दूसरा आप कर लोगे, दूसरा कर लोगे क्या, तीसरा सब कर लोगे है ना, ठीक है। दूसरा देखो cos 45, तीसरा प्रश्न। दूसरा आप ही को करना है, सरल है, समझ में नहीं आएगा पूछ लेना आप, है ना, घर जाके कोशिश करना। अगर नहीं आता तो भी पूछ लेना, तो बता दूंगा वापस, है। तीसरा क्वेश्चन है cos 45 बटेवे sec 30 प्लस cos 30। हाँ, अब cos 45 का मान क्या होता है 1/2। sec 30 का मान क्या होगा 2/√3। जो cos 30 का मान है उसको उल्टा कर दो, ये sec 30 का हो जाएगा। और sec 30 का मान क्या होगा केवल 2। यहाँ तक समझ गए। अब आप ऐसा करो, यहाँ लघुत्तम ले लो, बटे 1 लगा दो। अब ऊपर वाली संख्या तो है जैसे 1/√2, ठीक है। तो बड़े लघुत्तम लेंगे हम तो क्या आएगा √3 आ गया। अब देखो इधर √3 में √3 का भाग दिया एक बार, और 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 प्लस चिन्ह है, ये प्लस चिन्ह। √3 में किसका भाग देंगे 1 का, कितनी बार गया √3 बार, और √3 को हम 2 से गुणा करेंगे 2 √3 है। 2 अलग संख्या है √3 में, 3 जो रूट के अंदर है तो गुणा करेंगे तो 2 √3 होगा। अगर √2 होता तो भी √6 हो जाता, ठीक है ना। अब देखो आप इसमें ये तो अंश हो गया और ये हो गया हर। अब आप इसको उल्टे नीचे कर दो, इस तरफ कर रहा हूँ देखना, 1/√2 ये तो हो गया आपके अंश। हर में जो संख्या है, हर में हर है वो तो आ गया ऊपर, और हर में जो अंश है वो आ गया नीचे। 2 प्लस 2√3। अब इनको गुणा कर लो। आप देखो 1 को √3 से गुणा किया √3, √2 को 2 से गुणा किया 2√2, और 2√3 को √2 से गुणा किया कितना हो जाएगा 2√6। अब इनको 2 बार ले लो, √3/2 जब हम बार लेंगे 2 बार ले लिया √2 प्लस √6। ये जो आपके बुक में जो आंसर है ना, हर का परिमेयकरण 9th में सीखा है आपने, हर का परिमेयकरण करना। प्रश्नावली थी हमारे 2.1। हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो रूट में संख्या होती है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं। अब इसका हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। √3 और 2 √2 प्लस √6। अब हर का परिमेयकरण करने के लिए जो रूट में संख्या होती है सेम उसी संख्या को अंश और हर से गुणा कर लेते हैं, केवल चिन्ह को बदल देते हैं। √2/6 और √2/6, √2 माइनस √6, √2 माइनस है √6। ये हमने पढ़ा है 9th क्लास में। हर का परिमेयकरण करना प्रश्नावली हमारे 2.1। अब देखो √3 को 3 से गुणा कर लेंगे हम, √3 और √2 माइनस √6, और अब इनको जब हम सरल करेंगे 2 यानी √2 माइनस √6, और ये वाला एक कोष्टक हो गया √2 और माइनस √6। अब इनको गुणा कर लो, √3 को √2 से गुणा किया √6, फिर इनको गुणा किया 3 से 18, भाई √6 को √3 से गुणा किया क्या हो गया 18 हो गया √18। अब आगे देखो सरल करो 2/, अब इसमें जो कोष्टक बन रहा है a माइनस b, और इसमें बन रहा है सॉरी ये तो प्लस है a प्लस b और a माइनस b, और इनका सूत्र क्या होता है a
बी स्क्वायर ये निकल गई ना आपके। एक का स्क्वायर क्या होता है, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6। अब देखो आप अब आगे देखना 2 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 4 बचेंगे, 2 में से 6 गए तो, ठीक है। और रूट 6 ऊपर है, इधर रूट 18 है। अब आजे गुणन करना आता है आपको, 2 का भाग दिया 9, फिर 3 का दिया 3, फिर 3 का दिया 1, यानी कि 3 रूट 2। तो रूट 18 के जो टुकड़े हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, 3 रूट है 2। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना भाई, रूट 6 और इधर लिख रहा हूँ मैं 3 रूट 2 और इस तरफ आ गया आपके नीचे 2 में से -4 गए तो -4 को 2 से गुणा किया तो -8, ये आंसर, ठीक है। लो किताब लो, 8.2 चल रही थी हमारे, सारणी बनाने की कोशिश की कर जाके, होगी क्लियर। अब चौथा सवाल है, समझना आप इसी तरह से। क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन दे रखा है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बटे हुए sec 30 प्लस cos 60 और प्लस cot 45, इनका मान ज्ञात करना है हमारे को। तो सारणी में देखो, मैंने आप सोचो सारणी को, sin 30 का मान मैंने बताया था एक ही टुकड़े का 1 बटे में 2 होता है, और tan 45 का मान क्या होता है, 1 ही होता है, और cosec 60 का मान क्या होता है, 2 बटे में रूट 3। आप में से सलीम कौन है, sec 30 का मान क्या है, 2 बटे में रूट 3। मतलब ये जो मान है ना, जैसे कोसेक और सेक के अंत में होते हैं, तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है भाई। जो साइन 60 का मान आ रहा है, साइन 60 का मान क्या होता है, रूट 3 बटे में 2, तो कोस 60 को उल्टा कर दो, 2 बटे में रूट 3 हो जाएगा। अब यहाँ हमारे सेक 30 है, जो कोस 30 का मान है उसको उल्टा कर दो, तो कोस 30 का मान क्या है, रूट 3 बटे में 2, तो उसको उल्टा कर दो, 2 बटे रूट 3 हो जाएगा। कोस 60 का मान 1 बटे में 2 प्लस कोट 45 का मान 1, भाई जो tan 45 के वही कोट 45 का है। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा हमारे को, तीनों ये बिंदु की जोड़ बाकी है। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम का मतलब देखो जो छोटी संख्या है, हर में अपने जो भी छोटी संख्या उनको डायरेक्टली आप गुणा कर सकते हो, बड़ी संख्या तो एलसीएम लेते हो। अब यहाँ तो नीचे छोटी है, अब छोटी है तो 2, 1 और रूट 3 को गुणा कर लेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 रूट 3, भाई एलसीएम ले लिया हमने, क्या आ गया यहाँ पे 2 रूट 3 आ गया। अब देखो आगे सरल करो, 2 रूट 3 में 2 का भाग दो, 2 का भाग देना है, तो 2 से 2 तो कट गया, तो भाग देने का मतलब क्या है, 2 रूट 3 में 2 का भाग दे रहे हैं, 2 से 2 तो कट गए। अब रूट 3 बचा है, रूट 3 को किनसे गुणा करते हैं, 1 से, तो ये आ गया रूट 3। अब आगे चिन्ह कौन सा आ रहा है, प्लस का। अब वापस 2 रूट 3 में इसका भाग दो 1 का, सेम वही संख्या, और उसी संख्या को 1 से गुणा कर दो, 2 रूट 3, इस चिन्ह आ रहा है माइनस, तो ये माइनस लगा दो। अब 2 रूट 3 में किनका भाग देना है, रूट 3 का भाग देना है, यानी रूट 3 का भाग देंगे तो रूट 3 से रूट 3 कट गया और 2 बचे, 2 को 2 से गुणा कर दो, 4 हो गया। वैसे ये अंश में क्लियर हो गया। अब नीचे हर में आ जाओ, हर में भी इनका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे और डायरेक्टली गुणा कर दो हर वाली संख्या को, 2 रूट 3 इसका भी, ये 2 रूट 3 आ गया। इसलिए समझ में आ रही है ना यहाँ तक, कोई एलसीएम ले लिया हमने, छोटी संख्या तो डायरेक्ट गुणा कर दो, वो डायरेक्टली एलसीएम आ जाएगा उनका। अब 2 रूट 3 है, रूट 3 का भाग दे दो, रूट 3 से रूट 3 कट गया, 2 बचे और 2 को 2 से गुणा किया तो 4। फिर चिन्ह है प्लस, 2 का भाग दे दो, 2 से 2 कट गए, रूट 3 को 1 से गुणा कर दो, ये रूट 3, फिर प्लस, अच्छा दोनों प्लस ही है ना, क्वेश्चन में चेक कर लो एक बार, प्लस फिर 2 रूट 3। अब यहाँ देखो मैं 2 रूट 3 और 2 रूट 3 को डायरेक्ट काट दूं, कैसे कट रहे समझ में आ रही है। मैंने समझाया था आपको, तो ये तो कट गए दोनों, अभी मैंने काट दिए। अगर मैंने जैसे आपको पहले सोचो, मैंने बताया था कि 2 बटे में 3 और ऐसे अगर 3 बटे में 5 ऐसे डबल भाजक में कोई संख्या आ जाती है, मैंने समझाया था आपको कि अंश को अंश ही रखना है और हर में उल्टा करना है, यानी 5 नीचे थे तो कहाँ जाएंगे, 3 ऊपर थे कहाँ जाएंगे, इस प्रकार से।
ये था। अब यहाँ अगर हम इनको चेंज करेंगे ना तो ये संख्या तो जैसी जैसी रहेगी, और इनके गुणे में जब हम इनको ऊपर लेके जाएंगे तो ये संख्या तो कहाँ जाएगी, ऊपर, और ये कहाँ जाएगी, नीचे। तो 2 रूट 3 से 2 रूट कट जाएगा। चलो आप ऐसा करो, ऐसा समझ नहीं आ रही है तो आगे स्टेप एक बड़ा लो है 2 रूट 3 और 2 रूट 3। अब आगे बढ़ो तो इनको देखो, तो अंश वाली संख्या है जैसे कैसे रखो, तो यहाँ देखो अभी मैं ये जो संख्या है जैसे कैसे रख रहा हूँ, रूट 3 प्लस 2 रूट 3 और माइनस 4 बटे 2 रूट 3, गुणा का चिन्ह लगा दो। अब ये जो संख्या है जो ऊपर है वो तो आ जाएगी नीचे, तो नीचे हो जाएगी ऊपर, तो इनको ऊपर लेके आ जाओ, और ये जो संख्या बच रही है इनको नीचे लेके आ जाओ। 4 प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 3। अब गुणे में है तो ये दोनों, तो ये स्टेप नहीं लिख करके आप डायरेक्ट इनको काट सकते हो यहाँ पे, ये कह रहा था मैं आपको, ठीक है ना। अब आगे देखो आप, रूट 3 तो रूट 3 कितने हो जाएंगे भाई, जुड़ रहे हैं नहीं, रूट 3 है साथ में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 रूट 3 है और यहाँ 2 रूट 3 है, तो कितने जुड़ गए, 3 रूट 3 हो जाएंगे। प्लस का चिन्ह गुणे का नहीं है, गुणे का होता तो 2 रूट 9 हो जाता, ठीक है। प्लस का चिन्ह है तो 2 रूट 3 और साथ में 1 है, जबकि 1 हम लिखते नहीं है। और जैसे हमने बहुपद पढ़ा होगा, जैसे मैं x लिख दूं, अब आपको पूछ लूं कि x का गुणांक बताइए, 1 ही होता है ना, दिख नहीं रहा है, छिपा हुआ है, पर गुणांक 1 लगा दो, मान वही आ रहा है, तो गुणांक 1 होता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी है हमारे, रूट 3 और 2 रूट 3 कितने हो गए, 3 रूट 3, और इधर हो गए माइनस 4। अब नीचे देखो 4, और यहाँ भी जुड़ जाएंगे, रूट 3 और 2 रूट 3 कितने हो गए, 3 रूट 3। और आप 9th में सीख चुके हो कि हर का परिमेयकरण करना। अब हर के परिमेयकरण में क्या करना है, जो संख्या है हर में, उसी संख्या को अंश और हर से गुणा कर दो, केवल चिन्ह बदल दो, आ जाओ। संख्या होती है केवल चिन्ह बदलते हैं हम, फिर अंश और को उसी संख्या से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो हमने भी गुणा कर दिया यहाँ पे, भाई इसको संख्या को संख्या से काटना तो एक ही होगा ना, तो एक को गुणा करो वही संख्या आ रही है, तो मैंने इनको गुणा किया। आप ध्यान देना आप, भाई ये दोनों कोष्टक बन गए। अब यानी 3 रूट 3 को एक बार इस पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे, 4 को भी पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे। और हर में देखो ये तो कोष्टक बन रहा है a प्लस b का, और ये कोष्टक बन रहा है a माइनस है, और इसका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो आप इस वाली स्टेप को मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, देखना आप ध्यान देना, इधर है ना, इस तरफ देख लेना। यानी तो ये जो 3 रूट 3 है, इस कोष्टक में एक बार इसको गुणा कर रहा हूँ, आप समझना यहाँ पे एक एक स्टेप कर रहे हैं। अब आप अगर डायरेक्ट समझ जाते तो ये जो सवाल है इतना छोटा हो जाता, 5 स्टेप ही हो जाता। अब आप समझ नहीं रहे हो इसलिए सवाल बढ़ रहा है स्टेप बाय स्टेप। तो 3 रूट 3 को एक बार उस कोष्टक से पूरा गुणा करना है, और एक बार इस -4 को पूरे कोष्टक से गुणा करना है। और बचे हुए में a का मान क्या है, 4 का वर्ग कर दो, माइनस b का मान क्या है, 3 रूट 3 का वर्ग। भाई ये जो पूरा कोष्टक है किसमें कन्वर्ट हो गया, इसमें हो गया। ये सूत्र है हमारे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ देखो आप 3 रूट 3 को मैं 4 से गुणा करूंगा, क्या आएगा बताओ, 3 रूट 3 को 4 से गुणा करना है, क्या आएगा, 3 रूट 3 को 4 से गुणा कर रहे हैं, 12 रूट 3, ठीक है। और 3 रूट 3 से गुणा करना है, क्या आएगा, देखो इधर। अब ये चीजें हमारे को नहीं आ रही है, गुणा कर रहे हैं, 3 को 3 से गुणा किया 9 हो गया 9, रूट 3 को रूट 3 से गुणा किया 3 ही तो आएंगे ना। पहले तो बताया था मैंने आपको, भाई रूट में कोई संख्या समान हो तो वही संख्या आती है, होती है 27। तो रूट 3 को 3 रूट 3 से गुणा किया तो क्या आ गया, कैसा आया, इस प्रकार से है, ठीक है। अब आगे देखो
-4 है। अब जब भी हम कोई संख्या लिखते हैं और उसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो वो कौन सी संख्या होती है? प्लस की होती है। अब 4 यहाँ प्लस के है और प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है? माइनस। यहाँ माइनस लिख दो और 4 को 4 से गुणा किया 16, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, फिर 4 को 3 से गुणा किया 12√3 हो गई। क्लियर? अंश में हो गया क्लियर? भाई इसको इससे भी गुणा कर दिया एक बार। अब नीचे देखो 4 का वर्ग क्या होता है? 16 और 3√3 का वर्ग अभी किया हमने, कितना है? 27। यहाँ 27 हो गया। अब यहाँ देखो आप, फिर से यहाँ लिख रहा हूँ इस तरह है ना, पहले ये, उसके बाद ये, फिर ये। अब इसके बाद यहाँ देखना आप, 12√3 प्लस के है और ये भी 12√3 प्लस के है, कितने हो गए? जुड़ जाएंगे दोनों, 24√3 हो गए, 24√3। अब ये माइनस के 27 और माइनस के 16 कितने हो गए? सोचते क्यों, बोल जाओ ना आप। ये जोड़ने में क्या दिक्कत आ रही है? 43 हो रहा है, माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है। और जब मैं बोल दूं आपको 2 3 कितने होते हैं? 5, तो प्लस प्लस की संख्या जुड़ी नहीं जुड़ी? तो इसी प्रकार माइनस की भी जुड़ती है, -5 हो जाते हैं, -2 और -3 -5 हो जाते हैं। जिस प्रकार प्लस की संख्या जुड़ती है उसी प्रकार माइनस की भी जुड़ती है। तो यहाँ हमारे यहाँ देखो आप, -27 और -16 कितने हो गए? -43 हो गए। और बटे में 16 में से 27 गए तो कितने बचेंगे? -11 बचेंगे। भाई माइनस के बच रहे हैं क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है तो माइनस के बचेंगे, प्लस की बड़ी संख्या होती तो प्लस के बचते हैं। अब यहाँ देखो, पहले तो बचपन में ऐसे पढ़ते थे कि 27 में से 16 घटा दो, 7 में से गया तो 1, 2 में से गया तो 1, 11 बच गए। अब मैं कह दूं कि 16 में से आप 27 घटाओ, अब आप बोलोगे सर घटेंगे ही नहीं। अब ऐसा नहीं होता है, घटेंगे जरूर क्योंकि बड़ी क्लास में पढ़ रहे हैं। तो माइनस की जो बड़ी संख्या है माइनस के उत्तर आएंगे, तो माइनस के कितने बच गए? 11 बच गए। तो यही उत्तर है आपके पास, ये आ गया आंसर। मिलान कर लो। पहले ये उतारना 1 नंबर पर है ना, फिर ये 2 नंबर पर ये उतारना, फिर ये 3 नंबर पर, और ये आपके आंसर। नहीं आ रहे? ऐसा नहीं हो सकता। बताओ क्या आ रहा है आंसर? 42 -24। हाँ, सिंपल सी बात है, आप मैट्रिक क्लास में पढ़ रहे हो तो आंसर ये सेम। उल्टा कैसे हो? नहीं, देखो कैसे है, ऊपर आप माइनस चिन्ह कॉमन ले लो। कॉमन लेने का मतलब क्या होगा? बाहर लेना। अब इससे जब मैं माइनस चिन्ह कॉमन लूंगा तो देखना, ये 24√3 प्लस की थी, किसकी हो जाएगी? माइनस की। ये माइनस की हो गई 24√3, और फिर माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, तो प्लस के 43 हो गए, और बटे में क्या था? माइनस के 11, तो माइनस से माइनस कट गया। अब 43 प्लस की, इसको पहले लिख दो और इसको बाद में लिख दो, और ये बटे में 11। ये आपकी किताब का आंसर। ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात। कोई क्वेश्चन नंबर है अब 5वां, पहले का 5वां है। क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 7 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 43 बटे में है sin स्क्वायर 30 और प्लस cos स्क्वायर 30। हम जो लिख रहे हैं राइटिंग समझ में आ रही है आपको? बस मैं लिखे तो पूछ लेना है, गलत मत उतारना। अब देखो आप, मैंने आपको सरस्मिका बता रखी है, मैंने इसीलिए सबसे पहले आपको सूत्र इसलिए बताए क्योंकि सवाल और शॉर्टकट में हो जाते हैं। अब यहाँ देखो आप, ये जो नीचे जो हमें दे रखा है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, थीटा का दोनों जगह मान समान है, तो इसका मान क्या होता है? क्या होता है? अब बोलिए आप, बिल्कुल एक सही है। इसका मान क्या होता है? 1 होता है। अरे पूरी सरस्मिका का मान क्या होता है? मैंने त्रिकोणमितीय सरस्मिका बता रखी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? अगर यहाँ कोण भी समान है थीटा की जगह तो उसका मान भी क्या होता है? 1 होता है। तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट 1 रख लूं, और वैसे भी इनका मान रखकर भी हम सरल करेंगे तो भी उत्तर भी 1 ही आएगा। तो सवाल को शॉर्ट बनाने के लिए, यानी छोटा करने के लिए इसकी जगह मैं 1 रख रहा हूँ। केवल फिर हमारे को क्या सरल करना पड़ेगा? अंश ही सरल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी जगह तो क्या हो जाएगा? 1। अब 5 गुणा cos स्क्वायर 60, यानी cos 60 का मान क्या होता है? 1/2। भाई स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर प्लस 4 गुणे में है, 4 गुणा sec 30 का मान क्या होता है? क्या होता है? 2/2।
होल स्क्वायर और इधर 1045 का मान है 1 होता है। भाई स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा आपको, क्यूब है तो क्यूब भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब बटे में मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, कैसा है समझ में आ गई, ठीक है। और किसी भी संख्या में 1 का भाग दिया जाता है तो वही संख्या थी सेम। अब देख लो 5 गुना 1 का वर्ग 2 का वर्ग 4 प्लस 4 गुना 2 का वर्ग रूट 3 का वर्ग 3 1 का वर्ग। अब सरल कर दो, यहाँ से आगे कर रहा हूँ मैं। 5 को 1 से गुणा किया 5 और बटे में 4, फिर प्लस 4 को 4 से गुणा किया 16 बटे में 3 माइनस 1 और माइनस 1। अब क्या लेंगे हम भाई, अंश नीचे हाथ तो 1 रहा, कोई महत्व ही नहीं रहा, तो केवल अंश में सरल कर दो, इसी से हमारा आंसर आ जाएंगे। सरल करो, लघुत्तम कितना आएंगे, अब लघुत्तम कितना आएंगे। अब यहाँ पे छोटी संख्या तो डायरेक्ट क्या करना है, गुणा करना है। तो 4 को 3 से गुणा किया तो क्या आ गया 12 आ गया। अब 12 में किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। भाग दे तो कितना आएगा 3, और 3 को 3 से गुणा करना है, कितना आया 15 आ गया। ये 15 प्लस 3 है तो प्लस 3। अब 12 में 3 का भाग दे दो 4, और 4 को 16 से गुणा करो 64 आ गई, 64 आ गई। अब वापस आगे क्या करना है, माइनस 12 में किसका भाग देना है, कितनी बार गया 12 को 1 से गुणा करो। अब यहाँ देखो 15 प्लस के हैं और 64 प्लस के कितने हो गए 79 79। प्लस प्लस की संख्या जुड़ जाएगी माइनस 1 तरफ होगी। अब माइनस के लिए हो गए 12 बटे में 12 और 79 में से 12 घटा दो 67 बटे में 12। ये आपके आंसर है। दूसरा, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का और चिपके दीजिए। पहला प्रश्न, दूसरे का पहला। तो 10 स्क्वायर 30 डिग्री बटे में है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। अच्छा स्क्वायर नहीं है, ठीक है 2 10 30 अब तो सही है। अब यहाँ देखो आप चाहो तो देखो, मैंने सरस्वती का आपको बता रखी है, त्रिकोणमितीय सरस्वती तीनों बता रखी है। मैंने जो दूसरी सरस्वती आपको बताई थी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा बताई थी ना। अब इसकी जगह चाहो तो आप 6 स्क्वायर 30 भी लिख सकते हो, और नहीं चाहो तो 10 30 का मान डायरेक्ट भी सरल कर सकते हो, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि मान छोटा हो जाएगा, और बाकी आप इसे डायरेक्ट करना चाहते हो ऐसे ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 गुणे में है 10 30 का मान क्या होता है 1 बटे में रूट 3 होता है, बटे में 1 प्लस 10 30 का मान 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर कर दो, ये होल स्क्वायर हो गया। अब आगे सरल करो, 2 को 1 से गुणा किया 2 बटे में रूट 3 और 1 बटे में 1 लगा दो, प्लस 1 का वर्ग क्या होता है रूट 3 का वर्ग 3। ऊपर तो संख्या सेम वही आ रही है, और नीचे लघुत्तम ले लो, क्या आ गया 3 आ गया भाई, 3 आ गया ना लघुत्तम। अब 3 में 1 का भाग दे दो 3, और 3 को 1 से गुणा कर लो 3, प्लस 3 में 3 का भाग दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1। 2 बटे में रूट 3 बटे में 3 और 1 कितने हो गए और 3। अब वही स्थिति आ गई वापस, 2 बटे में रूट 3 और 4 बटे में रूट 3 डबल भाजक में है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को तो है जैसे कैसे रख दो 2 रूट 3, और नीचे वाली संख्या को जो 3 नीचे है वो तो आगे और 4 आगे नीचे हम 2 और 2 दूनी 4। अब ऊपर क्या बच गए 3, ये 3 बच गए ना, और इस तरफ फिर बच रहे हैं नीचे क्या बच गए 2 रूट 3। अब चाहो तो आंसर यहाँ भी लिख सकते हो आप, लेकिन आप देख लोगे तो हमारे बुक के आंसर ये नहीं है, वास्तव में ये नहीं है, बुक के आंसर अलग है। तो आप चाहो तो बुक के आंसर लेना चाहते हो तो अंश और हर को रूट 3 से रूट 3 को गुणा कर दो, क्योंकि हर का परिमेकरण करना है। अब रूट 3 को गुणा करना है 3 रूट 3, और देखो 2 और रूट 3 को रूट 3 से गुणा किया 3 और 2 किया 6, क्लियर। फिर 3 एकम 3 3 दूनी 6। अब रूट 3 बटे में 2 ये आपके आंसर है, लेकिन प्रश्न तो वस्तुनिष्ठ की बात कर रहा है। तो रूट 3 बटे में 2 किन किन का मान होता है, ये वाला रूट 3 बटे में 2 किसका होता है, एक तो साइन 60 का होता है और किसका होता है और इसका, ये दोनों ही आंसर है आपके।
जो आपके एबीसीडी में है वो राइट कर दो आप। साइन 2a बराबर तो साइन है तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अब आपको देखो a बराबर कोई भी कोण लेना है। मान लीजिए कोण तो हमारे कुछ त्रिकोण के जो कोण थे 0 था, 30 डिग्री था, 45 था, 60 और 90, इन सभी कोण को ले लेकर देखना है कि दोनों का मान कब बराबर आता है, तब हमारा वो सत्य होगा। अब जैसे मान लीजिए पहले 0 डिग्री आता है, फिर 30 डिग्री आता है, तो हम पहले a बराबर 0 ले लेते। मान लीजिए कि a बराबर 0 डिग्री है, तो एक ही जगह हमारे को क्या रखना है 0 डिग्री, और इधर भी 2 साइन एक ही जगह क्या रखना है 0। अब यहाँ देखो 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 डिग्री, और इधर 2 गुणा साइन 0 का मान क्या होता है 0, और साइन 0 का मान क्या होता है, और 2 को 0 से गुणा किया तो पहले ही मान में सत्य हो गया, तो आपका उत्तर हो गया a बराबर 0। अगर नहीं होता तो हम आगे और लेते हैं ना, 30 लेते हैं, फिर 43 लेते हैं, फिर 90 लेते हैं। ऐसे तीसरा क्वेश्चन हल। क्वेश्चन दे रखा है tan a प्लस b इक्वल टू √3, और आगे दे रखा है दूसरी समीकरण, इसको मान लेना आप समीकरण a, और दूसरी जो समीकरण है tan a माइनस b बराबर 1/√3, समीकरण मान लेना इसको 2, और आगे दे रखा है 0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री और a लेस देन इज b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो आगे शर्तें दे रखी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट a और b का मान निकालिए। देखो इधर समीकरण 1 से इक्वेशन फॉर्म 1। अब समीकरण 1 हमारे पास जो है वो है tan a प्लस b, और इधर है √3। अब आप ये देखो इस तरफ क्या है tan है, अब √3 जो मान है वो tan में किसका मान है, √3 tan में किसका मान है, tan 60 का होता है, ठीक है। तो इस √3 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ tan 60 लिख रहा हूँ। देखना अब a प्लस b, तो इस √3 की जगह मैंने लिख दिया tan 60, आगे समझ में, और tan से tan कट गए, तो a प्लस b बराबर क्या बचा 60 डिग्री, इसको मान लेना समीकरण 3। अब इसी प्रकार आपको लेना है समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 हमारे पास ये रही tan a माइनस b बराबर 1/√3। अब ये किसका मान होता है 1/√3, tan 30 का होता है, ये tan 30 हो गया, और tan से tan कट गया, और a माइनस b बराबर 30 डिग्री, इसको मान लेना समीकरण 4। अब आपकी आती है यहाँ पे द्विघात समीकरण, आपने पढ़ी, और उससे पहले एक प्रश्नावली और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसमें 3 विधियां थी आपको कि किन्हीं भी रैखिक समीकरणों को हल करने की जितनी विधियां होती है, पहली विधि थी प्रतिस्थापन, विलोपन और व्यंजक गुणा। तो आप ये दोनों जो समीकरण है ना 3 और 4, वैसे तो सबसे जो बेस्ट विधि है वो विलोपन विधि होती है, ठीक है। अब विलोपन विधि से आप इनको सरल कर सकते हो, और विलोपन विधि में भी कब घटाते हैं कब जोड़ते हैं ये भी आप जानते होंगे। तो ये देखो p का यहाँ पे गुणांक भी समान है, और चिन्ह यहाँ पे अलग अलग है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो हम डायरेक्टली दोनों समीकरणों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, और घटाने पर समीकरणों को क्या होता है, समीकरणों को घटाते हैं तो क्या होता है, आपने पढ़ी है ना प्रश्नावली, विलोपन विधि में हम समीकरणों को घटाते हैं तो उसके पीछे एक शर्त होती है, चिन्ह बदल जाते हैं। चिन्ह आपको चिन्ह नहीं बदलना आता है क्या, जैसे मान लीजिए कि a प्लस b, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सवाल भी हो जाएगा हमारे, समीकरण 3 प्लस 4, अभी तो मैं जोड़ रहा हूँ, देखना आपको बता देता हूँ। जैसे समीकरण 3 की हमारे a प्लस b बराबर 60, और इधर है a माइनस b बराबर 30। अब जोड़ेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली जोड़ेंगे हम। अब अगर आप घटाते हैं ना तो चिन्ह कैसे बदलता है, जो नीचे जो समीकरण होती है उनके चिन्ह बदल जाते हैं घटाते तो 30 प्लस का था तो किसका हो जाता है, b माइनस का है तो किसका हो जाता है, और a प्लस का है तो किसका हो जाता है। और इस प्रकार चिन्ह बदलते हैं अगर घटाते हैं, तो जोड़ते तो नहीं बदलता है। तो यहाँ हम जोड़ रहे हैं, तो अब देखो जोड़ने पर b से b तो ये प्लस का ये माइनस का, a कितने हो गए, और 60 और 30 कितने हो गए, तो इधर गुणे में उत्तर जाएगा, तो और a का मान आ गया आपके 45 डिग्री, तो आंसर ये आ गया। अब a का मान चाहो तो 3 में रखो, चाहो तो 4 में रखो, आपके b का मान आ जाएगा। तो समीकरण इधर रख देता हूं मैं,
कि a बराबर 45 समीकरण इसमें भी रख लो, 3 में रख देता हूँ, समीकरण 3 में रखने पर अब समीकरण 3 हमारे पास है a प्लस बी बराबर 60 और a का मान हम क्या रख रहे हैं यहाँ पे 45 प्लस b बराबर 60 और 45 प्लस के है उस तरफ लेके जाएंगे तो और इस पीढ़िया को क्या कहते हैं, इस तरफ से संख्या को उस तरफ लेके जाएंगे और b बराबर 60 में से 45 घटा दो तो ये b का मान आ गया। ठीक है, वो a का मान है, ये b का मान, ये आंसर है। देखो चौथा प्रश्न है कि सत्य और असत्य आपको बताना है और कारण सहित अपने उत्तर देने हैं। अब पहला प्रश्न आप देखना, दे रखा है साइन ए ब्रैकेट a प्लस b इक्वल टू साइन a और प्लस साइन b। क्या ये कथन सत्य है? अब आपको ये जांच करनी है। देखो जहां तक हमने पढ़ा है ये प्रश्न एक तरह से सत्य भी है, एक तरफ से असत्य भी है। नहीं तो हम इसको सत्य कह सकते नहीं, असत्य कह सकते, क्योंकि कुछ कोण लेने पर ये सत्य भी होता है और कुछ कोण लेने पर ये असत्य भी होता है। वो कैसे अभी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कि a बराबर 0 डिग्री लेते हैं, क्या लेते हैं 0 डिग्री, और p बराबर मैं ले लेता हूँ 90 डिग्री। ठीक है, ले लिया। अब आप एक की जगह 0 डिग्री रखो कि a एक की जगह 0 डिग्री और b की जगह रख दो 90 डिग्री, और इधर a की जगह क्या रखना है 0 डिग्री और b की जगह क्या रखना है साइन 90। अब आप देखो साइन 0 और 90 कितने होते हैं 90, और इधर साइन 0 का मान क्या होता है 0, साइन 90 का मान क्या होता है 1, और इधर साइन 90 का मान क्या होता है 1 और 0 1 और कितने होते हैं 1। अब आप बताओ मुझे दोनों का मान बराबर आ रहे हैं, तब इस स्थिति में तो ये क्या हो गया सत्य। अब यदि हम a बराबर अगर 20 ले लेते हैं और p बराबर हम ले लेते हैं 60 डिग्री, तो दोनों का 90 हो रहा है योग। अब यहाँ आप ले देखो साइन a का मान क्या लिया हमने 30, b का मान क्या लिया 90 पहले वाले पक्ष में। ठीक है, अब दूसरे वाले में देखो a का मान क्या लिया 30 और b का मान क्या लिया साइन, कहाँ पे अच्छा हाँ ये 60। अब यहाँ देखना है इस स्थिति में आप 30 और 60 कितने हो गए 90, और साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 और साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 और साइन 90 का मान क्या होता है 1, और इधर लघुत्तम ले लो 2 आ गए और 1 + √3 क्या मान बराबर आ रहा है नॉट इक्वल टू। तो इस स्थिति बराबर नहीं है और स्थिति बराबर है। ठीक है, तो अब इसको हम मतलब सत्य भी कह सकते हैं, सत्य भी, दोनों स्थितियां रहेंगी। तो जो कोण आएगा उस पर आधारित हम करेंगे। ठीक है ना, वैसे प्रश्न आते नहीं है, कल हमारे को चिट्ठी देना है तो कारण मैंने आपको बता दिया, यदि ये कोण लेंगे तब तो सत्य होगा और ये कोण लेंगे तब क्या होगा ये सत्य। तो दोनों ओर से ध्यान रख लेना, लिख लो आप।
लिख दिया। अब दूसरा प्रश्न देखो, इसमें ये कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने पर वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी क्या वृद्धि होती है, यानी थीटा का कोण बढ़ेगा तो क्या साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा। ये तो आपको लग ही रहा है, ये बढ़ रहा है वैसे भी। भाई देखिए, हम जैसे साइन 0 रखे, कोण का मान क्या रखे 0, तो साइन 0 का मान क्या होता है 0, ठीक है। अब जैसे कोण को बढ़ाई, यानी 0 के बाद में हम 30 डिग्री ले रहे हैं तो थीटा का मान भी बढ़ रहा है। अब उधर देखो नीचे, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो पहले मान 0 डिग्री था, मान 0 था, थीटा बढ़ा तो मान भी बढ़ा, तो थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान भी क्या होता है बढ़ता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या होगा सत्य होगा दूसरे प्रश्न में। और डायरेक्ट लिख सकते हो या मैं लिखूं यहाँ पे लिख दोगे। अब कारण मैंने दे दिया, उदाहरण में भी आप देख सकते हो थीटा का मान बढ़ रहा है तो लिखा ही देते हैं। देखो मान लीजिए थीटा का मान मैंने 0 डिग्री लिया, तब साइन थीटा का मान साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा 0। यदि थीटा का मान मैं 30 डिग्री लेता हूँ तो साइन 30 का मान क्या होगा 1/2, तो यानी क्या हो गया 0.5, सही है ना 0.5। यदि मैं थीटा का मान 45 डिग्री लेता हूँ तो साइन 45 का मान क्या होता है 1/√, यही तो है, ठीक है। और √2 का मान क्या होता है 1.414, ये तो होता है। और जब इसमें भाग देंगे तो लगभग 0.7 की लगभग आ जाएगा लगभग, ठीक है। और √3 का मान क्या होता है 1.732, तो √2 और √3 के मान आपको याद रखना है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखो थीटा का मान यदि मैं 60 डिग्री लेता हूँ तो साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, और इसका मान होता है 1.732। जब इसमें 2 का भाग देंगे तो भी मान बढ़ेगा, आगे भाग देकर देख लेना आप। तो इस प्रकार से मतलब थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी क्या होता है बढ़ता है। तो बढ़ रहा है, आपको दिख रहा है आराम से, तो ये स्पष्ट है। अतः ये कथन क्या होगा सत्य है, ये सत्य है, ठीक है। तो ऐसा आप लिख सकते हो डायरेक्ट भी कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है उस स्थिति में साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। तीसरा आपको करना है भाई, थीटा में वृद्धि होने पर क्या साइन कोस का मान कोस थीटा का मान भी वृद्धि होती है क्या, ये तो इसका उल्टा है, विपरीत है बिल्कुल। ये तो कथन क्या हो गया ये सत्य है भाई, कोस के मान में सीधा उल्टा हो रहा है, तो इसमें तो क्या होगा ये सत्य है। तीसरा भी कर लोगे आप, सेम यही लिखना हो जाएगा, ये सत्य है तीसरे में, चौथे के तीसरे में ये सत्य। अब ये सत्य कैसे हुआ कि थीटा का मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा का मान नहीं बढ़ता है, मान घटता है, उल्टा हो रहा है। यहाँ अगर थीटा का मान में 0 डिग्री ले तो कोस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, यानी साइन का उल्टा हो रहा है। चौथे व तीसरे प्रश्न में थीटा का मान अगर 0 है तो कोस 0 का मान क्या होता है 1। अब थीटा का मान देखो बढ़ रहा है 30 डिग्री, लेकिन कोस का मान इधर क्या है घट रहा है, तो कोस 30 का मान क्या होता है √3/2। तो इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में इधर घटते हुए क्रम में और इधर बढ़ते हुए क्रम में, तो ये कथन क्या होगा ये सत्य होगा, तीसरे में ध्यान रखना होगा। देखो चौथे का चौथा जो क्वेश्चन है कि थीटे के सभी मानों पर, अब सभी मान का मतलब ये दे रखा है कि साइन थीटा प्लस है कोस थीटा। अब सभी मानों पर तो कैसे सत्य होगा, यदि मैं थीटा बराबर 0 डिग्री ले लूं, कितना 0, तो देखो साइन 0 बराबर कोस 0, साइन 0 का मान क्या होता है 0, कोस 0 का मान क्या होता है 1, तो ये तो हो गया ये सत्य। और यदि थीटा बराबर मैं 45 डिग्री ले लूं तो साइन 45 का मान क्या होता है और कोस 45 का मान क्या होता है, दोनों के बराबर होते हैं ना, तो इस स्थिति में बराबर है इसमें बराबर नहीं है, तो ये कथन ये सत्य होगा। सभी मानों के लिए मान बराबर नहीं होगा, कुछ मानों के लिए होता है कुछ के लिए नहीं होता है, तो इसमें भी क्या होगा ये सत्य है। लास्ट पांचवा प्रश्न, चौथे का पांचवा समझ लेना, आप लिख लेना बाद में।
प्रश्न ये कह रहा है कि ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। ए बराबर 0 डिग्री है और शर्त ये दे रखी कि क्या कोट ए परिभाषित नहीं। परिभाषित का मतलब मान होना चाहिए, आना चाहिए। अब ए बराबर हम क्या ले रहे हैं 0 डिग्री, तो कोट 0 का मान क्या होता है, क्या होता है ए परिभाषित। क्या होता है ए परिभाषित, और अनंत भी होता है और इनफाइनाइट भी होता है। जबकि प्रश्न हमारे को क्या कह रहा है, क्या कि a बराबर 0 रखने पर क्या कोट a का मान परिभाषित होता है, और हमारे क्या आ रहा है a परिभाषित। ठीक है, तो कथन क्या होगा, नहीं सत्य होगा ना, सत्य कैसे होगा भाई इसमें प्रश्न क्या कह रहा है कि a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित है तो कहाँ है परिभाषित, इसमें तो ये परिभाषित सही है ना, तो परिभाषित भी नहीं है और हमारे भी ये परिभाषित है, तो दोनों एक हो गए ना दोनों।